चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो फ्रेंड्स, पहले हम देखिए सारा थ्योरी सेक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए थ्योरी सेक्शन को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के तट, भारत के तटीय मैदान और भारत के घाट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की बात करें तो उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों के तट रेखा को मिला लें तो कुल देखिए कितनी लंबाई हो जाती है तटों की? 7516 किलोमीटर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 9 ऐसे राज्य हैं। 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्री तट से लगी हुई है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्री तट से लगी हुई है। इसमें देखिए सबसे लंबी तट रेखा जो है वो किस राज्य की है? गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, जिसकी है 101 किलोमीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो फ्रेंड्स कौन सा है? अंडमान निकोबार है, जिसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है? 1962 किलोमीटर है। तो ये देखिए तट रेखा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर रहे हैं। आगे अब बात करते हैं भारत के तट की। भारत का ये वाला जो भाग है ये कहलाता है पूर्वी तट, और ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ये क्या कहलाता है? पश्चिमी तट कहलाता है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो है उसे देखिए पूर्वी घाट, और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो है उसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्लियर हुआ? पश्चिमी घाट किसे कहा जा रहा है? जो पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हुआ? पश्चिमी घाट को देखिए सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी घाट को देखिए महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो घाट है ये एक्चुअल में देखिए पठारों की ढलानी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से तट रेखा तक फैला 10 से 30 किलोमीटर तक का संकीर्ण मैदानी जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? घाट किसे बोला जा रहा है, मैदान किसे बोला जा रहा है और तट किसे बोला जा रहा है। ठीक है, ये देखिए डाउट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है। पश्चिमी तट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसे बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात से लेकर दमन तक का जो भाग है इसे देखिए काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काठियावाड़ तट के नाम से। दमन से लेके गोवा तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है? कोंकण तट के नाम से कहलाता है। और ये जो मैदान है ये कोंकण तटीय मैदान कहलाता है। गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो भाग है ये केंद्रा तट कहलाता है। कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्लियर हुआ, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट, ये जो है ये पश्चिमी तट के ही नाम है। क्लियर हुआ आपको? पूर्वी तट की बात करें तो देखिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो तट है इसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल का तट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर एग्जाम में देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है? डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में फैले मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से किसे जाना जाता है? जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। और फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? डोडा बेट्टा है।
डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पहाड़ी में प्रसिद्ध स्थान जो है, देखिए टूरिस्ट प्लेस ऊटी जो है वो यहाँ पर ही स्थित है। क्लियर हुआ? नीलगिरी पहाड़ियां जो है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वो पहाड़ियां जो है वो क्या कहलाती हैं? नीलगिरी पहाड़ियां कहलाती हैं। इस चीज को देखिए हम जब पर्वत वाला वीडियो डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। आगे देखिए, पूर्वी तटीय मैदान की नदियां जो है बेसिकली डेल्टा का निर्माण करती है। ये हमने देखिए नदी वाले लेक्चर में डिस्कस करा था। और पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां जो है वो ज्वार नद मुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है, ये हम देखिए नदी वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखिए भारत की नदियों वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। वहां से देखिए एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और उसी वीडियो में मैंने डेल्टा क्या होता है और ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी क्या होता है वो अच्छे से समझा रखा है। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, उड़ीसा के आसपास का जो तटीय मैदान है और महानदी का डेल्टा क्षेत्र जो है उसे फ्रेंड्स उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रहे हैं भारत के तट और भारत के तटीय मैदान से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं? 9 राज्य हैं। सी आंसर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यहां पर देखिए अप्रोक्स हमको 7500 किलोमीटर देखने को मिल रहा है, तो डी आंसर सही होगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो किस राज्य की देखिए समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे ज्यादा है? गुजरात की है। सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल जो है वो नापा जाता है? तो देखिए इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में ऊंचाई नापने के लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसे पॉइंट की जरूरत थी जो एक समान रहे, मतलब उसमें चेंजेस हमको देखने को ना मिले। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि समुद्र से अच्छा इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसका कारण यह है कि समुद्र का पानी एक समान रहता है और पृथ्वी पर 71% भाग पर समुद्री है। तो दुनिया में ऊंचाई नापने के लिए समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई को बेस माना गया। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र तल की पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो बराबर नहीं होती है। चट्टानों की मोटाई के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें हमको चेंजेस देखने को मिलता है। इसी कारण से समुद्र तल की पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो बराबर नहीं होती है। इसीलिए हर एक देश ने अपने सर्वेक्षण के अनुसार किसी एक जगह के समुद्री तल को बेस मान लिया है। तो भारत में चेन्नई तट स्थित समुद्री तल जो है मतलब सी लेवल जो है उसको बेस माना गया है। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि किस तट से भारत का औसत समुद्री तल जो है वो नापा जाता है? तो किस तट से? चेन्नई तट से। यहां पर बी आंसर जो होगा वो सही होगा। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। अपरदन क्या होता है? इरोजन जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है और विखंडन से निकले ढीले पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसमें वायु, जल और सागरीय लहरें जो है वो प्रमुख योगदान देती है अपरदन में, ठीक है, इरोजन में। जिसमें अगर समुद्री तटीय अपरदन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है अपरदन देखने को मिलता है वो सागरीय लहरों के कारण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन जो है वो देखने को मिलता है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे डिस्कस करा था तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का जो तट होता है ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल का तट कहलाता है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है?
सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गोवा की है, 101 किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स, केप कोमोरिन मतलब देखिए कन्याकुमारी, और कृष्णा डेल्टा तो यहां से यहां तक के बीच में कौन सा तट है? कोरोमंडल का तट। यहां पर ए आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को जो है वो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो फ्रेंड्स, भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है, भारत का संलग्न क्षेत्र क्या है, इनसे रिलेटेड देखिए सारे पॉइंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसे टेरिटोरियल सी भी कहा जाता है, ये तटीय जल का एक ऐसा बेल्ट होता है जो भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला है। इसे देखिए क्षेत्रीय सागर या क्षेत्रीय जल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को जो है वो पूरा अधिकार दिया गया है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 12 समुद्री मील तक फैला जो क्षेत्र है आधार रेखा से, वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है, टेरिटोरियल सी कहलाता है, क्षेत्रीय सागर। आगे देखिए, समीपस्थ मंडल की बात करते हैं, कॉन्टिजियस जोन की बात करते हैं, तो भारत की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। और भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई से लेकर सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। इसके बाद देखिए, अनन्य आर्थिक अधिकार की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, तो ये भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक परीक्षण करने के अधिकार है, द्वीपों के निर्माण के अधिकार है, और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अधिकार है। तो क्लियर हुआ आपको? प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है वो 12 समुद्री मील तक है। समीपस्थ मंडल मतलब कॉन्टिजियस जोन जो है वो 24 समुद्री मील तक है। और अनन्य आर्थिक अधिकार जो है वो 200 समुद्री मील तक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितनी मील की दूरी तक है? 12 मील तक। ये आंसर। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील की दूरी तक। बी आंसर। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का देखिए समुद्री तट जो है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ये एग्जाम में देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट बिल्कुल भाग है पश्चिमी तट का, कोंकण तट भी है, मालाबार तट भी है, कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का भाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से, या मालाबार तट के नाम से? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो फ्रेंड्स, दमन से लेकर गोवा तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। तो यहां पर देखिए गोवा से दमन, सी आंसर। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का देखिए कोरोमंडल तटीय मैदान जो है उसे कहा जाता है। पश्चिमी घाट है, मतलब जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी तट पर, वो क्या है? बेसिकली पठारों की ढलानी है, सी आंसर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसके उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोंकण तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर सी आंसर जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? देखिए फ्रेंड्स, ये खाड़ी जो है भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। तो ये देखिए कहां पर आ रही है फ्रेंड्स? ये आ रही है कोरोमंडल तट, मतलब तमिलनाडु के यहां पर। तो यहां पर जो होगा वो ए आंसर सही होगा। तमिलनाडु के तट के साथ जो है वो अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में? तमिलनाडु में।
पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती हैं? पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां जो है वो किसका निर्माण करती हैं? ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पूर्वी तटीय मैदान की नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती हैं? पूर्वी तटीय मैदान की नदियां जो है वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। जो पश्चिमी तट की पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी तटीय जो पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। बी आंसर। भारत में निम्न में से किस राज्य के तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल का मैदान जो है वो कहा जाता है? किससे कहा जाता है? देखिए, उड़ीसा राज्य के तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल का मैदान जो है वो कहा जाता है। इसी उत्कल के मैदान में चिल्का झील जो है वो स्थित है, जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये देखिए, हमने भारत के तट, घाट और मैदान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले